Assalamu alaikum. Today our chapter number 3 and the lecture number 8 is about projectile motion. As we already discussed about the introduction of this topic and we also finding about maximum height. Now in this lecture we are discussing about time of flight and maximum range and factor affecting on range. Chapter number 3 is about force and motion. As we already discussed about this chapter, force and motion, and we are covering whole 7 lectures. And today our lecture number 7B, that is include projectile motion. तो अब हम अपने टॉपिक जो 3.11 है उसी को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। ठीक है, इसके बाकी पार्ट्स को हमने डिस्कस करना है। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था पार्ट ए और पार्ट बी को डिस्कस किया था, तो अब हम चलेंगे इसके पार्ट सी और डी की तरफ और मैक्सिमम रेंज की तरफ। तो यहाँ पे हमने पार्ट सी देखना है। तो पार्ट सी में हमारे पास फाइंड क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, ठीक है, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रोन किया गया है तो वो हवा में कितनी देर रहेगा और कितनी देर में वो अपनी फ्लाइट को कवर करते हुए ग्राउंड तक वापस पहुंचेगा। ठीक है, तो वो टाइम हमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि टाइम हमने फाइंड करना होगा, जिसमें हमने देखना होगा कि वो कितने टाइम के बाद अर्थ सरफेस को टच करेगा दोबारा वापस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन to the point of impact is called time of flight of the projectile। तो यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है कि आप इनिशियली जब एक चीज को हिट करते हो, एक प्रोजेक्टाइल को हिट करते हो, तो वो दूसरी तरफ जब वापस आ जाता है, ठीक है, और अपने ग्राउंड पोजीशन में दोबारा पहुंच जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो टाइम ऑफ फ्लाइट वहां पे पहुंच गया, तो उतना टाइम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन में हम देखेंगे कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल व्हिच इज थ्रोन। जिस तरह हमने प्रीवियसली यही चीज देखी थी कि वेलोसिटी के और एक एंगल के साथ विद एन एक्सिस। ठीक है, ए एक्सिस जो हमारे पास इंक्लूड किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो उसमें हमने एंगल बनाना होता है। तो ये आपके पास एंगल यहाँ पे शो किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे इसके सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह। तो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे क्यों यूज की जा रही है, क्योंकि उसी में ही हमारे पास उसी इक्वेशन में डिस्टेंस भी इंक्लूड होता है और साथ में हमारे पास जो फैक्टर है टाइम, और साथ में y कंपोनेंट और एक्सेलरेशन भी इंक्लूड हो रहा होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी, टाइम और तीनों डिस्टेंस यहाँ पे इंक्लूड किए जा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे टाइम का फैक्टर यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें कि हमारे पास जो एस वाई है, ठीक है, क्योंकि y कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऑब्वियस सी बात है नहीं हम देखेंगे, क्योंकि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऊपर की तरफ मूव करके नीचे की तरफ दोबारा वापस आता है, तो इसमें y कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा। तो टाइम एक्सिस के फाइंड करने के लिए हमें सारों के y कंपोनेंट देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक हाइट कवर करता है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे देखेंगे एस वाई जो सा होगा वो हमारे पास 0 होगा। ठीक है, तो एस वाई हमारे पास जब 0 होगा तो यहाँ पे देखा जाएगा एट द एंड एस वाई 0 क्यों होगा, क्योंकि जितना ही ऊपर गया उतना ही वो वापस नीचे की तरफ आएगा। तो ऊपर जाने के बाद वो नीचे वापस आएगा, तो इसलिए उसी पोजीशन पे वापस आ जाता है, और वापस आने की वजह से हम एस वाई को 0 कह देते हैं। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह दूंगा कि अगर आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाके, ठीक है, स्कूल में कोई काम करते हो, उसके बाद वापस आ जाते हो, ठीक है, तो आपने एक पोजीशन कवर की, ठीक है, तो जब आपने एक ट्रेवल डिस्टेंस कवर किया और उसी को वापस कर दिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, जितना आप आगे गए उतना ही वापस आ गए, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए हमने एस वाई को यहाँ पे 0 कंसीडर किया हुआ है। तो इसी तरह इसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट अगर देखा जाए तो वी आई वाई इक्वल टू वी नॉट ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ पे v जो नॉट है वो साइन थीटा यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वी आई वाई इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ए वाई हमारे पास क्या होगा, माइनस ऑफ सी, जिस तरह कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, और जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल आ जाता है। तो इसके लिए हमने जस्ट चेंज करने के लिए कैपिटल टी यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद जस्ट मैंने वैल्यू प्लग इन की, उसके बाद देखोगे 0 इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। ठीक है, टी माइनस हाफ 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो टी हमारे पास जो कैपिटल टी आएगा वो हमारे पास ये फैक्टर इंक्लूड किया जाता है, तो हाफ 1/2 जी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस फैक्टर को रखा जो कि यहाँ पे है, और टी हमारे पास दूसरी साइड पे भी इंक्लूड है। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि हमने ये जो माइनस वाला फैक्टर है ये दूसरी साइड पे ले गए। ठीक है, जब हम ये इस साइड पे ले गए तो हमारे पास ये प्लस में हो गया, तो हमने देखा कि दोनों साइड पे टी है, तो टी हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो जब यहाँ से टी कैंसिल हो गया तो हमारे पास एक टी बच गया। तो बाकी जो फैक्टर है, क्योंकि मुझे टी फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है,
तो जब मुझे टाइम फाइंड करना है तो बाकी फैक्टर को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा। तो जी यहाँ पे इस साइड पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। और इसी तरह देखा जाए 2 को, तो 2 हमारे पास इस साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे टाइम पीरियड का फार्मूला निकाल लिया, जो कि हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है 2v0 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इस फार्मूले के रिलेटेड हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कितना टाइम लगेगा टाइम टू रीच समिट, मतलब आपके पास कितना टाइम लगेगा एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, ठीक है, तो वो हमारे पास टाइम होगा टी, कैपिटल टी बाय 2। ठीक है, ऐसे ही है ना कि आपके पास ये हाफ डिस्टेंस है ना, तो हाफ डिस्टेंस से जितना हमारे पास टाइम टोटल डिस्टेंस होगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो हमारे पास टी बाय 2 तक हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो वो हमारे पास हाफ डिस्टेंस आ जाता है। इसी तरह हमने टाइम को भी हाफ कर दिया क्योंकि डिस्टेंस हाफ हो गया। तो इस वजह से टाइम टू रीच समिट हाईएस्ट पॉइंट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता है विल बी हाफ, ठीक है, ऑफ द टोटल टाइम फ्लाइट। तो हमने जो कैपिटल टी लिया था वो टोटल टाइम था, उसको हमने हाफ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास वो फैक्टर आता है जिसके मुताबिक हमने इस टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड कर लिया। तो अब हम चलते हैं रेंज ऑफ लाइट की तरफ। ठीक है, मतलब आपके पास जितनी भी रेंज फाइंड हो रही है और रेंज आपके पास एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि रेंज जब भी वर्ड यूज किया जाएगा वो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज के लिए भी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करेंगे। ठीक है, और रेंज आपके पास यहाँ से लेके ये इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट जितना मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करता है वहां तक हमारे पास इसका मैक्सिमम रेंज आ जाती है। तो जस्ट इसको रीड आउट सबसे पहले कहते हैं, दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हमारे पास जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है तो वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होगा जहां पे वो खत्म हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। कंसीडर प्रोजेक्टाइल व्हिच इज थ्रोन विद सर्टेन वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक के साथ एक थीटा भी बन रहा है, तो ये फैक्टर वही चीज है जिसे हमने प्रीवियस में भी डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें v हमारे पास वेलोसिटी है और हमारे पास जो थीटा है वो आपके पास वो फैक्टर है जिसके मुताबिक वो एंगल कवर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बात है टाइम का फैक्टर इंक्लूड नहीं हो रहा, और रेंज में आपको पता है टाइम का फैक्टर इंक्लूड होना लाजमी होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल की बात की जाती है तो सेकंड इक्वेशन मोशन यूज करते हैं और एस एक्स यूज करते हैं। एक्स कंपोनेंट यहाँ पे हर फैक्टर के एक्स कंपोनेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो एस एक्स इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे देखनी है कि कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो वी आई एक्स इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ थीटा यहाँ पे इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो क्योंकि इनिशियल कंपोनेंट हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास वेलोसिटी के जो इनिशियल कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में वो हमारे पास वी नॉट कॉज ऑफ थीटा आएगा। इसी तरह अगर डिस्टेंस का देखा जाए तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है एस एक्स। ठीक है, तो उसको मैंने इंक्लूड कर दिया रेंज, आर कैपिटल आर यूज कर दिया। इसी तरह अगर मैं बात करूं टी की, जो कि हमने प्रीवियसली फाइंड किया टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे मैंने जस्ट एज अ पुट कर देना है कैपिटल टी, और टी कैपिटल टी जो प्रीवियस स्लाइड में हमने फाइंड किया था 2v0 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट भी यहाँ से आ जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन का देखें, ठीक है, तो वो हमने शुरू में ही बता दिया था जब हमने इंट्रोडक्शन लिया था प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट फैक्टर्स देखे जिसमें हमारे पास वी आई एक्स, ठीक है, एस एक्स और टी और ए एक्स फाइंड कर लिया। तो ये वाले सारे फैक्टर्स हमने इस इक्वेशन में पुट करने हैं। ठीक है, उसके बाद जब पुट किए तो हम देख सकते हैं कि आर, जो कि ये आर है, ठीक है, तो आर इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है, तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इसमें जस्ट कंफ्यूजन ना हो। जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है तो हमने जस्ट वैल्यू पुट की, तो आप देख सकते हैं मैं सारा चेंज कर दूँ थीटा को ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन हो। क्यू को जस्ट थीटा भी लिख सकते हो, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, तो मैंने क्यू यूज किया आप कंफ्यूजन के लिए, तो जस्ट मैंने यहाँ पे थीटा ही यूज कर लिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो उसमें देख सकते हो आपके पास मैंने जस्ट प्लग इन की वैल्यूज वी नॉट कॉज ऑफ थीटा इंटू
2v0 साइन ऑफ थीटा, क्योंकि टी था, डिवाइडेड बाय जी, तो ये वैल्यू पुट की, प्लस 1/2 जीरो, एक्सलेशन जीरो होता है तो ये एक्सलेशन जीरो पुट कर दिया, 2v0 साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय जी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर था तो ये मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये वाला होल फैक्टर आपके पास जीरो के इक्वल आ जाता है, तो हमारे पास जो कैपिटल आर है इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू 2v0 साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय जी आ जाता है। तो ये हमारे पास रेंज का फार्मूला आ जाता है। तो अगर मैं क्या करूं, कंबाइन करना स्टार्ट कर दूं, तो मैंने क्या किया, v0 स्क्वायर डिवाइड बाय जी इंटू 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास मैथमेटिक एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो जिसके मुताबिक इसको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास साइन 2 थीटा के बराबर ये होता है। ठीक है, तो मैंने जस्ट उस जगह पे, इस वैल्यू की जगह पे साइन 2 थीटा यूज किया, तो यहाँ पे आपके पास नजर आ रहा है v0 स्क्वायर डिवाइड बाय जी इंटू साइन 2 थीटा। ये हमारे पास रेंज का फार्मूला आ गया, जिससे हम मैक्सिमम रेंज फाइंड भी कर सकते हैं और उसमें मिनिमम रेंज भी फाइंड कर सकते हैं विद आपके पास एंगल। तो हमारे पास जितना एंगल पुट करते रहोगे तो हमारे पास इसकी रेंज चेंज होती रहेगी। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर थीटा ही होता है इन तीनों फार्मूला में। जितना हमने मैक्सिमम रेंज फाइंड किया, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया, उसके बाद रेंज फाइंड किया, तो इसमें तीनों में थीटा ही इंक्लूड किया जाता है। तो जिस तरह कि हमने प्रीवियस स्लाइड में रेंज फाइंड की थी, रेंज का फार्मूला फाइंड किया, तो यहाँ पे भी हमने मैक्सिमम रेंज देखनी है कि मैक्सिमम रेंज किस वैल्यू पे होती है, एंगल की कौन सी वैल्यू है कि हम अगर उसको थ्रो करें प्रोजेक्टाइल को तो वो आपके पास मैक्सिमम रेंज कवर करे। तो सबसे पहले हम इसको रीड आउट करते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन v एंड जो एक्सेलरेशन है वो a है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी g is kept constant, then there are two complementary एंगल, ठीक है, जो आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल आएंगे वो आपके पास 90 होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो एंगल क्यों आते हैं, क्योंकि आपने फॉर्मूले में देखा था कि हमारे पास क्या आता है, साइन 2 थीटा, ये चीज इंक्लूड की जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करें तो साइन 2 थीटा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं वही चीज यहाँ पे फैक्टर डिवाइड करूंगा, तो हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, 90 के इक्वल होता है। तो 2 जो आपके पास 2 ऑफ थीटा जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो 90 के इक्वल यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस 2 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। ठीक है, या इस तरह भी कर सकते हो, एक और फैक्टर भी है कि आपने दोनों साइड पे 2 को डिवाइड कर लेना है। तो मैंने यही किया, दोनों साइड पे 2 को डिवाइड कर लिया, तो आप देखोगे दोनों साइड पे 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जो राइट साइड होगी 90/2, तो उसमें आप देखोगे 45 एंगल आ जाता है। तो आपके पास थीटा का जो आंसर आ रहा है वो 45 के बराबर यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, तो इस आपके पास जो 45 एंगल होता है, तो उस 45 के एंगल पे क्या होगा, साइन 2 थीटा जो सा होगा वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चीज आपके पास थीटा ही है, तो मैं जस्ट रिप्लेस कर रहा हूँ ताकि आपको उस चीज में कोई कंफ्यूजन हो। तो साइन इनवर्स ऑफ 90, तो ये चीज भी यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारे पास दो मेथड हैं कि थीटा हमारे पास 45 हो, जब हमारे पास थीटा हमारे पास 90 हो, तो हमारे पास ये चीज कंसीडर की जाती है कि वो मैक्सिमम किस पे इंक्लूड हो रहा होता है कि आपके पास 45 होगा, तो ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम रेंज आ रही होगी। और अगर साइन इनवर्स 1 इक्वल टू 90 हो जाए, तब भी हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम रेंज आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फैक्टर आ रहे हैं, तो इसको 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज एंगल, सिंस द मैक्सिमम वैल्यू, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब आपके पास 2 थीटा वो मैक्सिमम हो, मतलब 1 के इक्वल हो। ठीक है, तो हमारे पास वो आंसर 1 तभी देगा जब हमारे पास मैक्सिमम रेंज कवर करेगा उस एंगल पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट एंगल के लिए हमारे पास अगर दो कम्प्लीमेंट्री, जिसमें बात की थी दो एंगल, ठीक है, तो दो कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हमारे पास सेम रेंज आना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में, इस स्लाइड में हमने यही देखना है कि 2 प्रोजेक्शन एंगल्स फॉर द सेम रेंज। तो इसको जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g इज कैप्ट कांस्टेंट, तो हमारे पास इसमें ग्रेविटी कांस्टेंट रखी जाती है, जी की वैल्यू। ठीक है, बाकी हमारे पास जो रेंज है वो हम यहाँ पे वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे एग्जांपल के तौर पे, और हमने देखना है कि उसमें आंसर सेम आता है। ठीक है, तो हमने 75 वैल्यू पुट की और 15 एंगल पुट किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला है रेंज का, जो कि मैक्सिमम रेंज का हमने निकाला था। ठीक है, आर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय जी इंटू साइन 2 थीटा, तो थीटा की जगह 75 पुट किया, तो जब मैंने 2 इंटू 75 किया तो 150 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय जी इंटू साइन ऑफ थीटा जो कि 150 है, तो कि उसकी वैल्यू फाइंड करूंगा 0.5 आती है। तो जहाँ पे देखा कि हमारे पास ये वैल्यू 0.5 बन जाती है, तो अगर मैं वैल्यू 15 पुट कर दूं, एंगल की जगह 15 पुट करूं, तो
तो आप देखोगे कि 2 इंटू थीटा इंटू 15 इक्वल टू 30, तो हमारे पास 30 एंगल बन जाता है। तो साइन ऑफ 30 हमारे पास 1/2 होता है, तो 1/2 0.5 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं 15 एंगल से देखूं, ठीक है, 15 एंगल से किसी बॉल को थ्रो करता हूं और एक 75 के एंगल से फेंकता हूं, तो इन दोनों के लिए रेंज का होना बराबर होगा। ठीक है, दोनों के लिए रेंज बराबर होगी, क्योंकि आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो साइन वाले जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं वो एक खास लिमिट के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो हमारे पास इस वैल्यू में, इस क्वाड्रेंट में जो साइन है, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है, और सेकंड में भी हमारे पास जो साइन है वो आपके पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंट एंगल की बात करूं कि 30 और उसके बाद 75, ठीक है, 75 आपके पास 90 से नीचे होता है, तो यहाँ पे 75 की बात करें, दोनों एंगल के लिए हमारे पास वैल्यू सेम आती है। तो इस वजह से हमारे पास 0.5 ही यहाँ पे पुट किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास 275 है ना, 2 इंटू 75 जो कि 150 बनता है, जो कि सेकंड में आता है। ठीक है, तो इस वजह से ये मैं फैक्टर बता रहा हूँ। और 30 हमारे पास किस फैक्टर में आता है, फर्स्ट में, तो दोनों में साइन पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों के आंसर सेम होगा, मतलब रेंज भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पास डिफरेंट एंगल पुट करने से भी सेम रेंज आ सकती है। तो लाजमी नहीं है कि आप एक ही एंगल से किसी बॉल को थ्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अगर एयर रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड कर लें, तो एयर रेजिस्टेंस का फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वो रेंज को कम करने में मदद देता है। ठीक है, अगर एयर रेजिस्टेंस की बात की जाए और मैं प्रोजेक्टाइल मोशन इस डायरेक्शन में थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, और एयर की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रेंज कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन ना हो, मतलब एयर आपके पास, मैं इस डायरेक्शन बता देता हूँ, जो आपके पास प्रोजेक्टाइल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है पी, ठीक है, और जो एयर है वो भी इसी डायरेक्शन में है ए। ठीक है, तो होगा क्या कि ये इसकी रेंज ज्यादा होने का चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो अपना भी एंगल एक इंक्लूड कर देता है। तो ये फैक्टर यहाँ पे बताया जा रहा है विद एयर। ठीक है, और विदाउट एयर आपके पास मैक्सिमम रेंज यहाँ पे कवर की जा रही है। ठीक है, तो एयर, इसलिए हम आइडियल केस की बात करते हैं और आइडियल को हम प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं विद सम फैक्टर्स। तो यहाँ पे भी हमने वही चीज किया कि आपके पास अगर मैं एयर को इंक्लूड कर देता हूं, तो हमारे पास एंगल अगर पुट किया जाए तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आना स्टार्ट हो जाती हैं, और एयर की वजह से वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमने 60 एंगल 30 एंगल की वजह से इसकी दो वैल्यूज पुट की और देखा कि हमारे पास उसका आंसर भी सेम ही आता है। लेकिन अगर यहाँ पे एयर इंक्लूड कर दी जाए तो एयर की हमारे पास जो वजह से रेंज कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एयर को भी निगलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, एयर को अगर निगलेक्ट ना करें तो उसको इंक्लूड किया जाएगा, तो माइनस के साथ इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि उसकी जो फोर्स है वो नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे माइनस किया जाता है। ठीक है, तो उसकी रेंज कम हो जाएगी। ठीक है, और एक और फैक्टर है, दो मैंने फैक्टर बताया कि आपके पास रेंज ज्यादा भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, तो उसी डायरेक्शन में अगर मैं प्रोजेक्ट एयर की डायरेक्शन होगी, ठीक है, उसी डायरेक्शन में एयर की डायरेक्शन होगी, तब वो मैक्सिमम रेंज कवर कर सकता है। तो ये दो फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 7B, जिसमें हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट देखा, उसके बाद हमने रेंज को फाइंड किया, मैक्सिमम रेंज, और हमने ये भी देखा कि मैक्सिमम रेंज हमारे पास दो डिफरेंट जगह पे भी आ सकती हैं, क्योंकि उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे डिस्कस किया गया, वो भी हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करके उसका भी इफेक्ट देखा कि हमारे पास एयर रेजिस्टेंस अगर आ जाती है तो हमारे पास उसकी रेंज पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो वो हमने इस लेक्चर में देखा। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।